नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मानव में जनन के बारे में, ठीक है। और मानव जनन से संबंधित 2 क्लासें मैं अपलोड कर चुका हूं। सबसे पहली जो क्लास हमने पढ़ी थी उसमें जनन से संबंधित प्रारंभिक जानकारी है वो हमने देखी थी। उसके बाद में अगली क्लास में हमने देखा था नर जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। जो पिछली क्लास है वो नर जनन तंत्र के बारे में थी और उसमें नर जनन तंत्र के बारे में मैं पूरा डिटेल से बता चुका हूं, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में डिटेल से, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र है वो क्या होता है, इसके जो विभिन्न भाग है, ठीक है, इन विभिन्न भागों की संरचना कैसी होती है, इनके कार्य क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में आज अपने को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि मादा जनन तंत्र है वो किसको कहते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको नर जनन तंत्र की परिभाषा बताई थी, वैसे ही अगर अपन बात करें मादा जनन तंत्र की, तो मादा जनन तंत्र की परिभाषा है वो क्या हो सकती है। हालांकि कोई परिभाषा ऐसे पूछी नहीं जाती है, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र की अगर अपन बात करें, किसकी, मादा जनन तंत्र, तो मादा जनन तंत्र किसको कहेंगे अपन, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का मतलब ये हो गया कि मनुष्य में या मानव मादा में, है ना, मानव मादा में अंडाणु या मादा युग्मक का निर्माण करने से संबंधित जो तंत्र होता है उसको अपन कहते हैं मादा जनन तंत्र। भाई, निषेचन के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। सबसे पहली क्लास में ही मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं कि मानव में लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है, मानव में लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक का होना बेहद जरूरी है। और इन युग्मकों का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण नर जनन तंत्र में होता है और मादा युग्मक का निर्माण मादा जनन तंत्र में होता है, ठीक है। तो मादा युग्मक का निर्माण करने वाला जो तंत्र है उसको अपन क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र कहते हैं। जैसे अपन बात करें, हमारे अंदर श्वसन का कार्य करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। पाचन का कार्य करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ऐसे ही जनन के लिए युग्मकों की आवश्यकता होती है, नर युग्मक और मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है। तो नर युग्मक का उत्पादन करने वाले जनन तंत्र को तो नर जनन तंत्र कहेंगे और मादा युग्मक मतलब अंडाणु, अंडाणु का उत्पादन करने वाले जनन तंत्र को अपन क्या कहेंगे, मादा जनन तंत्र कहेंगे, ठीक है। तो अंडाणु उत्पादन से संबंधित जो भी तंत्र है ना, अंडाणु उत्पादन संबंधी तंत्र, ठीक है, मतलब है वह तंत्र जो मानव मादाओं में अंडाणु का अर्थात मादा युग्मक का निर्माण करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मादा जनन तंत्र, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। अब मादा जनन तंत्र की अगर अपन बात करें तो मादा जनन तंत्र के प्रमुख 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 6 भागों की यहाँ पे चर्चा करते हैं अपन। या अपन देख सकते हैं कि मादा जनन तंत्र है उसमें 6 भाग है वो पाए जाते हैं, ठीक है। या 6 भागों से इसका है वो निर्माण होता है। तो कौन कौन से वो भाग है उनके बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो है अपने, एक तो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके अंडाशय, क्या हो जाएगा, अंडाशय। दूसरा हो जाएगा अपने अंडवाहिनियां, अंडवाहिनी, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा अपने गर्भाशय, तीसरा क्या हो जाएगा, गर्भाशय, ठीक है। चौथा अपन कह सकते हैं, चौथा भाग हो जाएगा अपने योनि, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा योनि। और 5वां हो जाएगा भग, ठीक है, 5वां क्या हो गया, भग। और छठा हो गया स्तन ग्रंथियां, छठा भाग क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा स्तन ग्रंथियां। तो ये जो प्रमुख भाग है वो होते हैं मादा जनन तंत्र के, किसके, मादा जनन तंत्र के। कितने भाग हो गए, 6 भाग हो गए, ध्यान रखना। एक तो हो गया अपने अंडाशय, ठीक है, एक अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, योनि, भग और स्तन ग्रंथियां। अंडाशय की संख्या 2 होती है, एक जोड़ी होता है। कितना होता है ये होता है अपने एक जोड़ी। और एक जोड़ी कौन होती है, अंडवाहिनी होती है, ठीक है। गर्भाशय होता है संख्या में केवल 1, ठीक है, बाकी ये तो एक ही है सब। स्तन ग्रंथि होती है एक जोड़ी, ठीक है।
एक जोड़ी। तो इन्हीं के बारे में डिटेल से देखना है कि इन भागों की स्थिति किस प्रकार की होती है, कहां कौन सा अंग है वो पाया जाता है। तो इसको अपन एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर मादा जनन तंत्र का डायग्राम है वो मैंने क्लियर एक बार कर दिया है, ठीक है, काफी मेहनत लगी है, ठीक है। अब इसके विभिन्न भागों को अपन देखते हैं कि इसके विभिन्न भाग क्या है, कैसी संरचना होती है और क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अंडाशय, है ना। मादा जनन तंत्र का जो पहला भाग अपन वर्णन अगर पढ़े तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं अंडाशय से। किससे स्टार्ट करते हैं? अंडाशय से। तो अंडाशय के बारे में देखते हैं। अंडाशय क्या, देख आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है अंडाशय, ठीक है। दो एक जोड़ी होते हैं, कितने होता है? संख्या में होता है 2। संख्या में कितने होता है? संख्या में अंडाशय होता है 2, ठीक है। तो ये जो अंडाशय होते हैं एक जोड़ी होता है, कितने? एक जोड़ी। एक जोड़ी, ये दायां बायां अंडाशय हो जाएगा। तो ये भी अंडाशय, ये भी अंडाशय। अब दिखने में आपको लगभग किस प्रकार का दिखता है? लगभग अंडाकार दिखाई दे रहा है। तो आकृति कैसी हो जाएगी इसकी? अंडाकार। कैसा हो जाएगा ये? अंडाकार हो जाएगा। एक जोड़ी होता है ये, ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके अंडाकार। कैसे हो जाएंगे? अंडाकार। अब इन अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाशय के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मादा युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक को अपन क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? मादा युग्मक को क्या बोलते हैं भाई? अंडाणु बोलते हैं, ठीक है। तो मादा युग्मक का निर्माण है वो किस में होता है? अंडाशय के अंदर होता है। कौन से विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में जब शुक्राणु का निर्माण बताया था तो भी मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों का ही जो निर्माण है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। और ये युग्मक है। शुक्राणु को नर युग्मक बोलते हैं और अंडाणु को बोलते हैं अपन मादा युग्मक। आगे बात समझ में। तो इन अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। कितनी होती है? 23। 23 गुणसूत्र होता है अंडाणु में और 23 गुणसूत्र किस में होता है? शुक्राणु के अंदर होते हैं। अब बात करें अंडाशय। तो अंडाशय के द्वारा दो महत्वपूर्ण है, वो मादा जनन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, है ना। मादा जनन हार्मोन, ठीक है। अंडाशय के द्वारा दो मादा जनन हार्मोन है वो स्रावित किए जाते हैं। एक तो है अपने एस्ट्रोजन, एक तो क्या है? एक तो है एस्ट्रोजन और एक है अपने प्रोजेस्टेरोन। एक कौन सा हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है? मादा जनन हार्मोन है। क्या है? मादा जनन हार्मोन है। और इन हार्मोनों का स्रावण किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा इन हार्मोनों का सिक्रेशन है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन होता है ये हार्मोन अंडाणु निर्माण के साथ साथ, किसके साथ साथ? अंडाणु निर्माण के साथ साथ, किसके साथ साथ? अंडाणु निर्माण के साथ साथ, अंडाणु निर्माण के साथ साथ। हालांकि अंडाणु का निर्माण तो पहले ही हो जाता है ना। अंडाणु निर्माण के लिए कुछ अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं। एक तो होता है FSH और एक होता है LH। ये जो दो हार्मोन है इनकी अंडाणु के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पर इतना आपको जनरल साइंस में देखना नहीं है, ठीक है। तो ये अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया में भी कुछ योगदान देते हैं, ठीक है। हाँ, जब एक प्राथमिक अंडक से एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है तब इनकी थोड़ी महत्व भूमिका होती है। तो अंडाणु निर्माण के साथ साथ ये क्या करते हैं? मादाओं के गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। किसके? मादा के गौण लैंगिक लक्षण, मादा के गौण लैंगिक लक्षण। गौण का मतलब क्या होता है? द्वितीयक। गौण का मतलब क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो जैसे कि बात करें मादाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की अगर अपन बात करें तो मादाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण होंगे जैसे आवाज का पतला होना, है ना। आवाज का पतला होना, ठीक है। साथ ही साथ स्तन ग्रंथियों का विकास होना। किसका? स्तन ग्रंथियों का विकास होना। बगल और जननांगी क्षेत्रों में रोम या बालों का निकलना। तो ये मादा के गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो मादा के गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है ना। किशोरावस्था के जब, है ना, 12 वर्ष की आयु के पश्चात जब रजोधर्म की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उस टाइम इस प्रकार के लक्षण वो प्रकट होने लग जाते हैं। मतलब एक मादा में मादा के लक्षण वो उत्पन्न होने लग जाते हैं, ठीक है।
स्त्रियोचित लक्षण कहता है, स्त्रियोचित लक्षणों का निर्धारण है वो इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये होता आपके अंडाशय के बारे में। वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी जानकारी है, ठीक है, पर आपको लगभग इतनी जानकारी रखनी है। ठीक है, तो ये जो अंडाशय होता है अंडाकार या बादाम के आकार के, है ना, बादाम बोल सकते हो, अंडाकार या बादाम के आकार के होता है। और ये जो पूरा हमारा जो जनन तंत्र है वो मादाओं में कहाँ स्थित होता है? श्रोणी क्षेत्र में। श्रोणी का मतलब कमर वाला जो भाग होता है, श्रोणी क्षेत्र बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, तो श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है। तो ये था आपके पहला भाग अंडाशय। तो मेरी ओर से ये अंडाशय क्लियर है। इतनी सी जानकारी आपको जनरल साइंस के हिसाब से याद रखनी है। ये हार्मोन है भाई, महत्वपूर्ण है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है? मादा जनन हार्मोन है। इनका कार्य वगैरह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अंडवाहिनी के बारे में। किसके बारे में? अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनियां दो होती है, ये भी कितनी होती है? संख्या में होती है 2। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या अंडवाहिनियां, तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 2। मतलब ये भी क्या होती है? एक जोड़ी। कितनी होती है? ये भी अपने एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी। मादाओं में एक जोड़ी। दोनों अंडाशयों से निकलते हैं। देखो ये अंडाशय है और ये इधर का अंडाशय है। ये जो इस प्रकार की जो कुंडलित कीप नुमा जो नलिकाकार जो संरचना निकल रही है उसको अपन बोलते हैं अंडवाहिनी। ठीक है, यहां से लगाकर यहां तक। तो ये जो अंडवाहिनी है इसके 2 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक भाग होता है जो अंडाशय से लगा रहता है कीप के आकार का। कीप का मतलब है चौड़ा भाग। ये देखो ये कीमा नुमा भाग बन रहा है। एक कीमा होता है ना, कीमा, कीमे के जैसा भाग बन रहा है। देखो ये, तो ये जो कीमा नुमा जो भाग है, कीप के आकार का जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं अपन इनफंडिबुलम। 2 भाग होता है। ठीक है, तो ये जो भाग होता है कीप आकार का, है ना, कीपाकार। तो कीपाकार जो भाग होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। तो ये जो इनफंडिबुलम है, इस इनफंडिबुलम की जो ये किनारे दिख रही है, ये आपको अंगुली नुमा पर्वत के समान दिखाई दे रही है ना, अंगुली के समान उभार बना रही है। इन उभारों को अपन बोलते हैं, ये जो अंगुली नुमा उभार या जो ये झालर बन रही है, इस झालर या अंगुली नुमा उभारों को अपन बोलते हैं फिब्री। फिब्री या झालर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो इनको क्या बोलेंगे अपन? फिब्री या झालर। तो ये इनफंडिबुलम का ही भाग होता है फिब्री। ठीक है, फिब्री, फिब्री या झालर होते हैं। और दूसरा जो अंडवाहिनी का जो भाग है वो गर्भाशय से जुड़ता है। ये जो भाग है ये पूरा गर्भाशय है। ये क्या है? ये पूरा गर्भाशय है। ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो गर्भाशय। तो तीसरा भाग अपने कौन सा हो जाएगा? गर्भाशय हो जाएगा। तो अंडवाहिनी का दूसरा भाग है वो गर्भाशय से जुड़ा रहता है। और पहला भाग कैसा था? कीप के आकार का, है ना। ये कीपक या इनफंडिबुलम है। चाहो तो इसका अपन यहाँ पे नाम लिख देते हैं ना। ये भाग क्या हो जाएगा? ये जो चौड़ा भाग है वो क्या हो जाएगा? कीपक या इनफंडिबुलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफंडिबुलम हो जाएगा। इनफंडिबुलम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भाग है ये, इनको क्या बोलते हैं? फिब्री। इनको क्या बोलेंगे अपन? इनको बोलेंगे फिब्री या जालर। ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके फिब्री। फिब्री या जालर हो जाएगी। ठीक है, फिब्री। तो ये इस प्रकार से। इसके बाद अब अंडवाहिनी का जो दूसरा भाग है, ये वाला भाग, ये यहाँ का ये जो भाग है, ये भाग या इधर आगे गर्भाशय आ गया। तो यहाँ ये गर्भाशय से कनेक्ट हो गया। भाई अंडवाहिनी का पहला भाग तो ये है, ये, फिर ये दूसरा भाग। अब ये जो है इतना, ये पूरा क्या है? ये पूरा गर्भाशय है। ये पूरा क्या? ये गर्भाशय है। तो दूसरा भाग है वो गर्भाशय से जुड़ा रहता है। और यदि अपन एवरेज अंडवाहिनी की लंबाई की बात करें तो लगभग कितनी? 12 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई होती है। कितनी? लगभग 12 सेंटीमीटर औसत। एवरेज इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। तो यह है अपने अंडवाहिनी। अब होता क्या है? एक अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु जब निकलता है तो ये फिब्री बाल समान होता है। बाल समान झालरदार होने के कारण अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के द्वारा जब अंडाणु मुक्त होता है अंडाशय से, है ना। अरे अंडाणु का बाहर निकलना जरूरी है भाई। अंडाणु यहां से बनकर बाहर निकलेगा, इधर आएगा। इधर मैथुन के समय नर प्राणी मादा की योनि में बहुत सारे लाखों की संख्या में शुक्राणु छोड़ता है। तो वो शुक्राणु है वो गति करते हुए इधर ऊपर की ओर जाएंगे। कुछ शुक्राणु इधर चले जाएंगे, कुछ शुक्राणु है वो इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो
पर मंथ दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय के द्वारा एक अंडाणु का विमोचन होता है। ध्यान रखना है, दोनों के द्वारा नहीं, है ना, पर मंथ दोनों में से किसी एक अंडाशय के द्वारा अंडाणु या मादा युग्म का विमोचन होता है। उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग से जो अंडाणु मुक्त होता है, ये फिब्री उसको कैच कर लेती है, पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये बाल समान होता है, गुच्छा, तो वो फंस जाता है अंडाणु उसमें। फिर ये इधर से इस नली से होता हुआ अंडाणु इधर आता है और इधर से शुक्राणु गति करते हुए जाता है। तो यहाँ पे अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निषेचन प्रक्रिया भी कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होता है। निषेचन किसको कहता है? अंडाणु और शुक्राणु के संयन की प्रक्रिया को क्या कहता है? अपन निषेचन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतना आपको अंडवाहिनी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखें अपन, तीसरा भाग देखते हैं अपन, गर्भाशय, ठीक है। ये इनफंडिबुलम और फिब्री तो किसके भाग हो गए? अंडवाहिनी के हो गए, ठीक है। अंडाशय पहले बता दिया मैंने, अब बात करें अपन गर्भाशय की, ठीक है। तो गर्भाशय है, गर्भाशय का क्या है देखो, बात करें गर्भाशय की, ठीक है। गर्भाशय, तो गर्भाशय है, ये क्या होता है? एक नाशपति के आकार का थैली समान या नाशपति के आकार की संरचना होती है, पेशीय संरचना, है ना। कैसी संरचना? पेशीय संरचना। पेशीय संरचना नाशपति के आकार का, पेशीय संरचना नाशपति के आकार का। किस आकार का? जो नाशपति होती है उस टाइप में ये दिखता है, ठीक है। ये इतना, ये पूरा ये गर्भाशय तो है, ठीक है। तो नाशपति के आकार का दिखेगा 3D में अगर देखेंगे तो, ठीक है। तो नाशपति के आकार का, ठीक है। दोनों अंडवाहिनियां, इधर की अंडवाहिनियां और इधर की अंडवाहिनी, दोनों अंडवाहिनियां वो इसी से जुड़ी रहती है, गर्भाशय से जुड़ी रहती है। अब गर्भाशय के होते हैं 3 स्तर। कितने स्तर होते हैं? गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। गर्भाशय के स्तर, गर्भाशय के स्तरों की अगर अपन बात करें तो कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होंगे? एक तो हो जाएगा अपने सबसे बाहरी स्तर हो जाएगा पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे जिसको? जिसको अपन बोलेंगे पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। एक हो जाएगा आपके बीच वाला मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और एक हो जाएगा सबसे अंदर वाला जिसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम, या हिंदी में बोलेंगे इसको अंत स्तर। देखो ये सबसे बाहर वाला हो गया, ये बीच वाला हो गया और ये अंदर वाला हो गया। तो ये जो तीनों जो स्तर है ना, इसको बोलेंगे एंडोमेट्रियम, इसको बोलेंगे मायोमेट्रियम और इसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम। तो ये जो 3 जो अंडाशय के जो स्तर होता है, ठीक है, इनमें से जो एंडोमेट्रियम स्तर होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जब अंडाणु और शुक्राणु का जब निषेचन हो जाता है यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी को क्या कहते हैं? अंडवाहिनी को अपन बोलते हैं डिंबवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलता है? फेलोपियन ट्यूब। तो इस फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है कंप्लीट, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के बीच में संलयन की प्रक्रिया होती है जिसको अपन निषेचन कहते हैं। फिर निषेचित जो अंडाणु है, जो बाद में युग्मनज में और 2 कोशिकीय 4 कोशिकीय ऐसे बदलता जाता है, वो फिर यह आता है इधर गर्भाशय में। गर्भाशय में आकर इस एंडोमेट्रियम में के अंदर है वो चला जाता है। एंडोमेट्रियम इस तरह वो इसको घेर लेती है ना, जिसको अपन बोलते हैं गर्भ का आरोपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भ का आरोपण या इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया वो एंडोमेट्रियम में होती है और बाद में जो 9 महीने तक जो गर्भ का जो परिवर्तन है वो इसी एंडोमेट्रियम में होता है। किसमें होता है? इसी एंडोमेट्रियम में होता है। और अपन कहते हैं भ्रूण या जो गर्भ है वो स्थापित हो चुका है ना। तो यहीं पे है वो इसका विकास आगे का होता है, किसका? युग्मनज का विकास होता है, ठीक है। तो ये 3 स्तर होता है गर्भाशय के। कितने स्तर होता है? 3 स्तर होता है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये क्या होता है? मोटा मांसल होता है। कैसा होता है? मोटा मांसल है ये संरचना होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये अंदर का सबसे भीतरी स्तर है एंडोमेट्रियम, या जिसको अपन बोलते हैं अंतः स्तर। आगे बात समझ। अभी नोट्स में मैं सारी चीजें लिखा दूंगा। नोट्स जब अपन देखेंगे तो मैं सारी चीजें व्यवस्थित करके आपको लिखवा दूंगा। इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, बोल के मौखिक तौर पे बता रहा हूँ, सारी सब चीजों के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये था अपने कौन सा हो गया? गर्भाशय हो गया। अब बात करें अपन, चौथा नंबर है आपके गर्भाशय गिरवा और फिर 5वें पर अपन देखते हैं योनि, या अपन यू कह दे सीधा ये ले ले योनि, ठीक है। योनि को देख लेते हैं अपन। 4 नंबर ले लेते हैं। चलो ये हो जाएगा गर्भाशय गिरवा
और 5 नंबर पे क्या हो जाएगा अपना योनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योनि हो जाएगा। तो योनि को अपन देखते हैं। तो योनि और गर्भाशय गिरवा क्या होती है, इनको अपन देखते हैं। देखो गर्भाशय गिरवा, एक तो है अपना गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय गिरवा, और एक अपन देखते हैं योनि के बारे में। किसके बारे में? योनि के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों जो अंग है वो क्या होता है, गर्भाशय जो होता है एक गिरवा के द्वारा योनि में खुलता है। ये यहाँ तक का, तो ये यहाँ तक का जो भाग है ये गर्भाशय हो गया। ये अब ये है भाग गिरवा, ये भाग क्या है, ये भाग हो जाएगा अपने गिरवा वाला भाग। ठीक है, मतलब यहां से लगाकर ये यहाँ तक का जो भाग, ये द्वार है, ये क्या, ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, ये गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय वो आगे गर्भाशय गिरवा के द्वारा ये पूरा जो भाग है ये योनि कहलाएगा। ये भाग क्या करेगा, ये अंदर का भाग है, ये योनि कहलाएगा। तो गर्भाशय है वो गर्भाशय गिरवा के द्वारा किससे जुड़ा रहता है, योनि से। या यूं कह दो कि गर्भाशय गिरवा के द्वारा योनि में खुलता है। कहां खुलता है? योनि में खुलता है। तो गर्भाशय गिरवा, तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब ये योनि क्या होती है, तो योनि एक नलिकाकार संरचना है जो कि गर्भाशय गिरवा के द्वारा गर्भाशय से जुड़ी रहती है। ठीक है, कैसी है? नलिकाकार संरचना। ठीक है, नलिकाकार योनि कैसी है, योनि की बात कर रहे हैं अपन, नलिकाकार संरचना। ठीक है, कैसे होती है? नलिकाकार संरचना होती है। इसका जो माध्यम है योनि का, वो योनि का माध्यम होता है अम्लीय माध्यम। कैसा माध्यम होता है? अम्लीय। क्योंकि मादाओं के योनि में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण मादाओं की जो योनि होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है इसके अंदर। तो ये आपके कई बार पूछा गया है कि योनि का माध्यम कैसा होता है, तो योनि का माध्यम होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है। किसकी वजह से? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया उसकी वजह से योनि का माध्यम है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब ये अम्लीय माध्यम क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए एसिड, और एसिड है ना, तो एसिड से हम भी जल जाते हैं। तो सामान्य जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह, रोगाणु, वो क्या चीज है? तो ये जो अम्लीय माध्यम है वो योनि को किसी भी रोग कारक के संक्रमण से बचाता है ना, क्योंकि कोई भी रोग कारक है वो योनि के द्वारा भी शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है ना। इसलिए तो ये क्या करता है? संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। ये जो अम्लीय माध्यम है वो क्या करेगा? संक्रमण से बचाने का कार्य करेगा, है ना। संक्रमण से बचाव, यदि कोई बैक्टीरिया है, इस प्रकार का कोई रोग कारक है ना, प्रोटोजो, कोई भी रोग कारक है, वो मान लिया येन केन प्रकरण किसी भी माध्यम से असुरक्षित यौन संबंध है, या एक से अधिक पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने से, या और भी किसी भी वजह से, साफ सफाई ना होने की वजह से, तो वो जो बैक्टीरिया मान लिया कि या कोई रोग कारक यहाँ पहुंच गया अंदर, तो ये जो यहाँ का जो माध्यम है, यहाँ का माध्यम है एसिडी होने के कारण, अम्लीय होने के कारण, वो बैक्टीरिया या जो भी रोग कारक है वो यहीं पे मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है अपने योनि। ये क्या? योनि। अब बात करें अगले भागों की, तो अगले भाग है अपने इस डायग्राम में, तो अगला इतने ही है। ठीक है, अब आगे है भग। ठीक है, जो कि बाह्य जननेंद्रिय है ना। अंदर का डायग्राम तो ये होता है ना। अगर अपन मादा जनन तंत्र की बात करें तो ये इंटरनल डायग्राम है मादा जनन तंत्र। अब इस योनि के बाहर होता है बाह्य जननेंद्रिय, जो हमें बाहर से दिखाई देती। ये चीजें बाहर से दिखाई नहीं देती, ये तो मादाओं के शरीर के भीतर की ओर रहती है। ठीक है, जो बाह्य जननेंद्रिय है वो है भग। ठीक है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं थोड़ा सा। भग की, किसकी बात करें? भग की। 5 नंबर मान लो भग, और एक अपन पढ़ेंगे स्तन ग्रंथि है। ये भी जनन तंत्र का भाग है। स्तन ग्रंथि है, ध्यान रखना, ये भी जनन तंत्र का ही भाग है, हालांकि जनन तंत्र के पास में नहीं पाई जाती है ना। तो भग क्या होता है? ये तो बाह्य जननेंद्रिय हो गया। क्या हो गया? ये तो मादा की क्या हो गई? बाह्य जननेंद्रिय हो गई। मादा की क्या हो गई? बाह्य जननेंद्रिय हो गई। आगे बात समझ में। इसके भी बहुत सारे भाग होता है, लघु भगोष्ठ है, वृद्ध भगोष्ठ है। ठीक है, और इस क्षेत्र पर है वो बाल या जो रोम है वो उगते हैं ना, बाल जो उगते हैं वो इसी भाग पर उगते हैं। अब बात करें स्तन ग्रंथियां, हालांकि अगर अपन देखें तो वैसे स्तन ग्रंथियां वो जनन तंत्र से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, लेकिन कार्यात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से स्तन ग्रंथियां है वो भी जनन तंत्र का ही भाग है। क्योंकि जब एक गर्भ का परिवर्तन हो रहा होता है ना, गर्भाशय के अंदर, तो जनन ग्रंथि, स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्त्रवण और दुग्ध निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है।
ताकि गर्भस्थ जो शिशु है उसके जन्म के पश्चात है उसका पोषण है वो किया जा सके, है ना। जन्म लेने के बाद जो बच्चा है तो बच्चे को मदर है वो क्या कराएगी, स्तनपान करवाएगी, है ना। तो ये प्रक्रिया इससे लिंक होने के कारण, क्योंकि इधर से सूचना मिलती है कि भाई गर्भाशय के अंदर गर्भ का परिवर्तन हो रहा है, तो उधर स्तन ग्रंथियों के अंदर है वो दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है ना, दुग्ध संश्लेषण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब कार्यात्मक रूप से स्तन ग्रंथियां है वो जनन तंत्र से क्या होती है, कनेक्टेड होती है इनडायरेक्ट रूप से। कैसे, इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। तो स्तन ग्रंथि होती है ये एक जोड़ी होती है, कितनी होती है, एक जोड़ी, कितनी होती है, एक जोड़ी होती है, और इनमें इस दुग्ध का उत्पादन होता है ना, दुग्ध का संश्लेषण होता है, ठीक है। और ये जो दुग्ध होता है वो नवजात के लिए क्या होता है, नवजात को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। नवजात को क्या करता है, ये नवजात को पोषण प्रदान करने का कार्य है वो इसी दुग्ध के द्वारा किया जाता है ना। कुछ महीनों तक मादाएं हैं वो स्तनपान करवाती है बच्चे को, ठीक है। तो बच्चे को वही उसी दुग्ध से पोषण है वो मिलता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस दुग्ध में क्या होता है, इसमें मदर का जो दुग्ध होता है उसका जो प्रथम कुछ दिनों तक, प्रारंभिक दिनों में, कुछ दिनों तक या प्रारंभिक दिनों में जो गाढ़ा पीले रंग का जो दुग्ध स्त्रावित होता है ना, कैसा, गाढ़े पीले रंग का, कैसा, गाढ़े पीले रंग का, हल्का सा गाढ़े पीले रंग का जो दुग्ध स्त्रावित होता है उसको अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम, या इसको बोलते हैं अपन प्रथम स्तन्य। क्या बोलते हैं, प्रथम स्तन्य, या इसको खीस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, ये बच्चे के लिए एक संपूर्ण आहार का कार्य करता है, और इसके अंदर है वो एक प्रतिरक्षी भी पाए जाते हैं, बहुत सारे एंटीबॉडी इसके अंदर पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः अपन अगर बात करें तो IgA, कौन सा, IgA एंटीबॉडी है वो पाई जाती है माता के दुग्ध में। ध्यान रखना है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, मातृक रक्त में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो IgA है वो पाई जाती है, ठीक है, जो कि दूध के माध्यम से बच्चे को प्राप्त होती है। इस प्रकार की और भी कई एंटीबॉडी होती है। तो ये जो एंटीबॉडी होती है वो प्रारंभिक दिनों में बच्चे को रोगाणु से या रोगों से बचाने का कार्य करती है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है, बढ़ाती है। तो ये है स्तन ग्रंथियां, इनके द्वारा संश्लेषित दुग्ध और कोलेस्ट्रॉल और ये प्रतिरक्षी अणु। आगे बात सुनिए, तो ये है एक मादा जनन तंत्र के बारे में। जनरल साइंस के हिसाब से अपने को इतना ही याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इन चीजों को एक बार अपन नोट्स के रूप में देख लेते हैं व्यवस्थित तौर पर। हाँ, तो देखते हैं, देखो मानव मादा में अंडाणु, पहला आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मानव मादा में अंडाणु, अंडाणु कौन, मादा युग्मक, मादा युग्मक के निर्माण संबंधी तंत्र को ही क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र कहते हैं। इसका निर्माण निम्नलिखित अंगों एवं संरचनाओं से होता है, ठीक है। तो कौन कौन से अंग या संरचनाएं मिलकर मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं, एक तो है अंडाशय, एक है अंडवाहिनियां, गर्भाशय, ठीक है, इसके अलावा योनि और भग और स्तन ग्रंथियां, ये मानव मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग है। सबसे पहले अपन देखते हैं ओवेरी या अंडाशय के बारे में, ठीक है। ओवेरी या अंडाशय क्या होता है, देखो ये मादा के प्राथमिक या मुख्य जननांग है। क्या है, प्राथमिक या मुख्य जननांग है। कल मैंने आपको बताया था, जब नर जनन तंत्र बताया था, तो मैंने नर जनन तंत्र में बताया कि मनुष्य में जो वृषण होता है, जो टेस्टिज होते हैं, वो मनुष्य में नर के मुख्य या प्राथमिक जनन अंग है, जबकि बाकी जो है वो सहायक जनन अंग है। तो ऐसे ही मादाओं में जो मुख्य जो जननांग है, जो प्राथमिक जो जननांग है वो अंडाशय है, बाकी जितने भी ये जननांग है ना, अंडवाहिनियां है, गर्भाशय है, योनि है, भग है, स्तन ग्रंथियां, वो सहायक जनन अंगों में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल कई बार आता है। नर का मुख्य जनन अंग है वृषण, और मादा का मुख्य जनन अंग कौन सा होता है, अंडाशय, ठीक है। आगे देखो, ये एक जोड़ी कितना होता है, ये एक जोड़ी बादाम की आकृति के, अंडाकार लिख दो या बादाम की आकृति के लिख दो, बादाम की आकृति के मादा के श्रोणी क्षेत्र में, श्रोणी क्षेत्र कौन सा, कमर वाला भाग है ना, आम भाषा में अपन कहते हैं कमर,
के आसपास का जो भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कूल्हे, जो कूल्हे होते हैं ना, कूल्हे वगैरह, ये तो श्रोणि क्षेत्र, ये तो श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। कहाँ होता है, श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, अंदर की तरफ। आगे, अंडाशय द्वारा अंडाणु की उत्पत्ति, किसका, मादा युग्मक। अंडाणु क्या है, अंडाणु होता है मादा युग्मक। तो अंडाणु मादा युग्मक की उत्पत्ति एवं मादा जनन लैंगिक, जनन का मतलब लैंगिक, मादा जनन हार्मोन या मादा लैंगिक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन एवं दूसरे का क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण किया जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादा जनन हार्मोन है और इनका स्त्रवण अंडाशय के द्वारा किया जाता है। आगे, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन अंडाणु निर्माण के साथ साथ, मैंने बताया था आपको, अंडाणु निर्माण के साथ साथ मादा के जो गौण लैंगिक लक्षण है, द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होता है, जैसे कि बात करें आवाज का पतला होना, महीन, महीन का मतलब आवाज का पतला होना, स्तनों का विकास, बगलू, बगल और जननांगी क्षेत्र में, है ना, जननांगी जो क्षेत्र होता है ना, गुप्तांग जो होता है, गुप्तांगी क्षेत्र के अंदर है बालू का उगना वगैरह, इनका है वो नियंत्रण है वो इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा है वो किया जाता है। तो ये है आपके अंडाशय। क्या है, अंडाशय। आगे देखते हैं अपन अंडवाहिनियां या डिंबवाहिनियां क्या होती है, गर्भाशय, ये क्या होता है, इनको अपन देखते हैं। अंडवाहिनी की बात करें, अंडवाहिनी को अंग्रेजी में बोलते हैं ओविडक्ट, या इसको डिंबवाहिनी भी बोलते हैं, या इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये ज्यादा जो नाम है वो चर्चा में रहता है, या इससे कई बार सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब है वो क्या होती है, प्रत्येक अंडाशय, ठीक है, प्रत्येक अंडाशय से लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी कीपनुमा एवं कुंडलित पेशीय नली जुड़ी रहती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था। ठीक है, उसे अपन बोलते हैं अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। आगे देखो, अंडवाहिनी का अग्र कीपनुमा भाग, आगे का जो भाग होता है वो जो कीमेनुमा होता है, कीपनुमा होता है, उसको अपन, जो कि अंडाशय से जुड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम या कीपक कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम या उसको कीपक कहते हैं। इसके किनारे पर जो कीपक जो है, इनफंडिबुलम के जो किनारे हैं वो कैसे होता है, अंगुलीनुमा अनेक जालरदार प्रवर्ध होता है। क्या होता है, अंगुलीनुमा अनेक जालरदार प्रवर्ध होता है, जिन्हें जालर या फिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनको जालर या फिब्री कहा जाता है। ठीक है, अंडाशय द्वारा मुक्त अंडाणु फिब्री द्वारा, किसके द्वारा, फिब्री द्वारा अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं। बताया था मैंने आपको। ठीक है, वो कैच कर लेता है ना, पकड़ लेता है, फंस जाता है अंडाणु उसमें और फिर आगे अंडवाहिनी में चला जाता है। आगे अंडवाहिनी का अंतिम सिरा किससे जुड़ा रहता है, गर्भाशय से जुड़ा रहता है या गर्भाशय में खुलता है। आगे बात सुनो, डायग्राम में मैंने सारी चीजें बता दी है। आगे बात करें गर्भाशय या जिसको बोलते हैं यूटेरस। तो गर्भाशय या यूटेरस क्या होता है, देखो यह है नाशपति के आकार का, ध्यान रखना ये कई बार पूछा गया है, ये नाशपति के आकार का खोखला अंग है। कैसा अंग है, अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है, खोखला अंग है। इसमें दोनों तरफ की अंडवाहिनियां आकर खुलती है, दोनों ओर की अंड, है ना, दाईं और बाईं जो अंडवाहिनी है वो आकर किस में खुलती है, गर्भाशय में खुलती है। गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर, गर्भाशय के 3 प्रमुख स्तर होते हैं। एक होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है, सबसे अंदर वाला जिसको अंत्य स्तर भी बोलते हैं, बीच वाले को मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम होता है। तो कितने स्तर होता है गर्भाशय के, गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाला होता है पेरीमेट्रियम होता है। आगे देखें अपन, गर्भाशय का सबसे भीतरी स्तर एंडोमेट्रियम या अंत्य स्तर कहलाता है। तीनों स्तर मैंने आपको डायग्राम में बताए थे। सबसे बाहर वाला क्या होता है, पेरीमेट्रियम, बीच वाला क्या होता है, मायोमेट्रियम और अंदर वाला क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम। क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम। तो सबसे अंदर वाले गर्भाशय के स्तर को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, अंत्य स्तर। और ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, ठीक है, कहलाता है जो, है ना, जो मोटा होता है, मांसल व पेशी होता है, यह गर्भ धारण में सहायक है ना। जो गर्भ है वो इसी के अंदर रहता है ना, गर्भ का जो स्थापना है ना, वो इसी के अंदर होती है ना, एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर, है ना। आगे बात करें, अगला आपके योनि है ना, वेजाइना। तो योनि या वेजाइना क्या होती है, देखो गर्भाशय गिरवा द्वारा, किसके द्वारा, गर्भाशय जो है यूटेरस है वो गर्भाशय गिरवा द्वारा एक लचीली पेशीय झिल्ली में संरचना से जुड़ा होता है।
उसे अपन क्या कहता है, उसे बोलते हैं योनि। क्या कहता है उसको, उसे योनि कहते हैं, ध्यान रखना है ना। हाँ, वेजाइना कहता है। योनि का माध्यम किस बैक्टीरिया के कारण, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण कैसा होता है, अम्लीय होता है। किसके कारण, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण कैसा होता है, अम्लीय होता है। और ये अम्लीय जो माध्यम है वो क्या करता है, संक्रमण से सुरक्षा करता है। क्या करता है, रोगों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है, रोग वही मर जाता है अम्ल के कारण। आगे देखो, योनि द्वार, ये एक बात मैं वर्णन के टाइम बताना भूल गया था, ठीक है, जब समझा रहा था, तो अब देख लो इसको। योनि द्वार एक पतली झिल्ली, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, योनि छद या हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पतली झिल्ली या योनि छद द्वारा आंशिक रूप से, है ना, आंशिक रूप से नॉर्मली आंशिक रूप से बंद रहती है, जो कि अत्यधिक शारीरिक परिश्रम या लैंगिक संपर्क तथा व्यायाम के कारण है वो फट जाती है। मतलब यदि अपन देखें तो योनि जो होती है, योनि के नीचे जो मैंने डायग्राम बताया था उसमें सबसे नीचे क्या है, योनि। तो योनि है वो नीचे की तरफ है, वो एक पतली झिल्ली के द्वारा ढकी रहती है ना, योनि छद या जिसको बोलता है हाइमन। तो ये जो योनि छद है वो नॉर्मली अपन बात करें तो जब कोई भी स्त्री या जो महिला है वो पहली बार पुरुष के साथ मैथुन की क्रिया करती है, सहवास करती है, ठीक है, तो उस टाइम वो है वो फट जाती है, उस टाइम है वो फट जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि स्त्री में प्रथम बार सहवास के समय उसका फटना जरूरी है और या वो उसके कौमार्य का प्रतीक है ना, कि भाई नहीं फटा तो इसका मतलब है कि उसकी कौमार्यता वो पहले ही क्या हो चुकी है, भंग हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कोई स्त्री कठिन शारीरिक परिश्रम करती है, अत्यधिक हार्ड वर्किंग करती है, तो वो हाइमन है वो फट सकती है पहले ही, ठीक है। हाँ, प्रथम बार संभोग से पहले ही वो फट सकती है शारीरिक परिश्रम के कारण, ठीक है। इसके अलावा लैंगिक संपर्क तो मैंने बता ही दिया, प्रथम बार लैंगिक संपर्क होगा तब तो फटनी, ठीक है। इसके अलावा कठिन प्रकार के जो व्यायाम है, व्यायामों के कारण भी ये हाइमन है वो फट जाती है। तो हाइमन का उपस्थित होना या न होना वो किसी भी स्त्री के कौमार्य का प्रतीक नहीं होता, ये ध्यान रखना अपने को। आगे बात करें, योनि प्रसव के समय, प्रसव किसको बोलते हैं, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, प्रसव बोलते हैं, है ना, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया। तो प्रसव के समय जन्म नाल की तरह कार्य करती है। योनि से ही होता हुआ एक बच्चा है वो जन्म लेता है, ठीक है, तो जन्म नाल के रूप में कार्य करती है कौन, योनि करती है। अगला भाग देखते हैं, पांचवा भग या वुल्वा। तो भग या वुल्वा क्या होता है, ये है स्त्रियों के बाह्य जनन अंग। यहां तक के जो ऊपर कहते हैं वो सब अंदर होता है, शरीर के अंदर की तरफ रहता है। अब ये जो भग वाला भाग है वही बाहर की तरफ होता है, जिसको अपन बाह्य जननेंद्रियां कहते हैं। आगे बात समझ में, आगे देखें, स्तन ग्रंथियां, ठीक है। तो स्तन ग्रंथियां भी मादा जनन तंत्र का भाग होती है ना, सहायक जनन तंत्र में आ जाएगी ये। तो मादा जनन तंत्र के सभी अंग, जो सभी अंग है वो एक जोड़ी, स्तन ग्रंथियां कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। 2 स्तन होता है मादाओं में, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियों के साथ किस रूप से, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से क्या होता है, संयोजित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। आगे बात समझ में, आगे बात करें, स्तन ग्रंथियों से प्रसव पश्चात, मतलब बच्चे के जन्म के बाद दुग्ध का स्तरण किया जाता है। हम सब जानते हैं, ठीक है, मनुष्य में ऐसा होता है, ठीक है, जो नवजात शिशु के लिए किसका काम करेगा, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। क्योंकि छोटा बच्चा तो भोजन तो ग्रहण करता नहीं, ये हम जानते हैं, उसके लिए तो वो माँ का दूध ही है, वही सर्वोत्तम और सभी प्रकार का पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। दुग्ध स्तरण के आरंभिक कुछ दिनों में, है ना, प्रारंभिक कुछ दिनों तक हल्का गाढ़ा पीले रंग का, कैसा, हल्का गाढ़ा पीले रंग का दुग्ध निकलता है, उसे बोलते हैं प्रथम स्तन्य या खीस या कोलेस्ट्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रोम, कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रॉल है, वो ले आता है। कोलेस्ट्रॉल तो वो होता है जो वसा के कारण या हमारी जो धमनियां जो सिराएं हैं उनमें जम जाता है और फिर है वो हार्ट अटैक का कारण बनता है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है ना। डॉक्टर कहते हैं ना, तेलीय पदार्थ या घी वसाएं खाने से जो है वो धमनियों में, सिराओं में है वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, वो फिर हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉम में या में है, ध्यान रखना, वो अलग चीज है।
तो कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रथम स्तनीय या खीस या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसमें कई प्रकार की प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होती है जो नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। ये इस कोलेस्ट्रॉम के अंदर जो भी एंटीबॉडी पाए जाते हैं वो शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। फॉर एग्जांपल के लिए बात करें तो IgA एक एंटीबॉडी है जो दूध से बच्चे को प्राप्त होती है और ये प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो ये था आज मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, क्लास आपको यदि अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स मिलता है, रोज क्विज मिलता है, ठीक है, मॉर्निंग में। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड जीके के आपको क्विज मिलते हैं। इसके अलावा आप BSc नर्सिंग है या आप पैरामेडिकल है या मेडिकल है, फार्मेसी है, ठीक है, मतलब साइंस से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के वो क्विज है वह हर रोज अवेलेबल करवाते हैं, है ना। अभी फिलहाल उनकी क्लासों की कोई व्यवस्था नहीं है ना। यूट्यूब पे आपको क्लासें नहीं मिलेगी उनकी, पर टेलीग्राम चैनल पर आपको उन सब के क्विज मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड है ना, पैरामेडिकल, मेडिकल, जितने भी जो साइंस से संबंधित वैकेंसी है, इसके अलावा और भी है, तो उससे आप जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।